अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 15 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने ये देखा कि अगर किसी करंट बरदार कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस पर एक फ़ोर्स लगेगी। मज़ीद कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और अब कंडक्टर की जगह कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो फोर्स कैसी होगी, उसको क्या नाम देंगे, यही है हमारा आज का मौजू। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट बरदार कॉइल रखेंगे तो उसकी वजह से उस कॉइल पर एक टार्क पैदा होगा। वो टार्क पैदा कैसे होगा, वो टार्क किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से कम किया जा सकता है, किन किन अवामिल पर मुनहसर है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए बग़ैर किसी ताख़ीर के आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, अब सवाल जो मैंने पिछले लेक्चर के एंड पे कहा था, इख्तिताम पे कहा था कि आपसे 2 सवालात मुझे करने हैं। उन सवालात के जवाबात आपने सोचने हैं। अगर तो सोच लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वरना मैं तो हूँ ही, मैं आपको जवाबात आपने किस तरह लॉजिक से देने हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स किस तरह से आपने जहन में बिठाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। लेकिन पहले सवाल सुन लें। सवाल ये है कि अगर 2 कंडक्टर हों और सीधे कंडक्टर हों और दोनों में करंट की जो सिमत है वो मुखालिफ हो। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये 2 कंडक्टर हैं, इसमें से एक कंडक्टर में से ये जो सीधा कंडक्टर है इसमें करंट की सिमत अपवर्ड है, दूसरे में करंट की जो ये सिमत है ये डाउनवर्ड है, नीचे की जानिब है। अब ये बताना है कि क्या ये दोनों कंडक्टर आपस में या एक दूसरे को कशिश करेंगे या रिपेल करेंगे या कोई फोर्स नहीं लगाएंगे या नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा। ये 3-4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे। पहला मैंने रखा कि क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, या इन सब में से कोई भी नहीं। अब इस सवाल के ज़रिए असर जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं वो 2 किस्म की गलती होती है। पहले तो वो ये सी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि इन 2 कंडक्टर्स पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। वो ये लॉजिक देते हैं कि एक कंडक्टर में करंट अपवर्ड जा रहा है, दूसरे में करंट डाउनवर्ड जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से लगने वाली फ़ोर्स कोई फोर्स नहीं होगी। अब जो दूसरी गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि अगर करंट की सिमत मुखालिफ है तो दोनों एक दूसरे को कशिश करेंगे। उनके जहन में ये आइडिया आता है चैप्टर नंबर 13 से, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के असूलों के अंदर ये पढ़ा था कि 2 मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए वो कहते हैं कि अगर 2 कंडक्टर हैं और दोनों में करंट की सिमत मुख्तलिफ है, एक दूसरे का मुखालिफ है, तो वो दोनों एक दूसरे को कशिश करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। ये कॉन्सेप्ट क्यों गलत है? क्योंकि इन दोनों कंडक्टर पे लगाई जाने वाली फ़ोर्स ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी ये फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इस फोर्स को देखने के लिए कि क्या ये कशिश की फ़ोर्स है या दफ़ा की फ़ोर्स है, दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को कशिश करेंगे या दफ़ा करेंगे, हमें दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को देखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ऐसा कंडक्टर कि जिसमें करंट की सिमत ऊपर से नीचे की जानिब आए, ज़रा पहला लेक्चर रिवाइज करें, मैंने क्या बताया था, ऐसे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लॉकवाइज। कैसे क्लॉकवाइज होगी? चलें हम देखते हैं कि हमारा करंट की सिमत की डायरेक्शन में अंगूठा आ गया और ये उंगलियों का घुमाव बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और ऐसा कंडक्टर के जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो, उसमें अंगूठे की सिमत भी ऊपर की जानिब आ गई, तो अब उंगलियों का घुमाव बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो गई। यानी कि एक कंडक्टर में जिसमें करंट नीचे की जानिब आ रहा है उसमें पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई क्लॉकवाइज, और वो वाला कंडक्टर जिसमें करंट ऊपर की जानिब बह रहा है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड हो गई एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो चलें ये चीज़ें आप इस फिगर में भी बनी देख सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एक में क्लॉकवाइज शो करवाई जा रही है, एक में एंटी क्लॉकवाइज शो करवाई जा रही है। अब ज़रा गौर से देखें,
एक वो रीजन है जो दोनों शेयर कर रहे हैं, दोनों के दरमियान वाला हिस्सा, और एक वो रीजन है जो इसके दाएं जानिब है और इसके बाएं जानिब है, यानी कि दोनों की बैरूनी साइड और दोनों की अंदरूनी साइड, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब कहानी देखें जो अंदरूनी साइड पे है कि दोनों कंडक्टर के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसकी तरफ ज़रा ध्यान करें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की सिमत एक जैसी नज़र आ रही है कि अगर एक में एरोज़ की तादाद नीचे से ऊपर की जानिब है तो दूसरे में भी एरोज़ की तादाद नीचे से ऊपर की जानिब है, यानी कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की सिमत एक जैसी है। और अगर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की सिमत एक जैसी है तो इसका मतलब यह है कि सेंटर वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होने का क्या मतलब है अभी कुछ देर में बताऊंगा। और अगर बाहर वाली साइड पे देखा जाए तो वहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का जो असर होगा वो कम होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने जहन नशीन करना है बड़े अच्छे तरीके से, वो ये पॉइंट है कि अगर मेरे पास दो ऐसे रीजन हो कि एक में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो किसी चीज़ की, दूसरे रीजन में कंसंट्रेशन कम हो, तो हमेशा जो फोर्स है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले से कम कंसंट्रेशन वाली साइड पे लगेगी, यानी कि फोर्स दरमियान से बाहर की जानिब लगेगी। इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टर पहले इस सूरत में पड़े हुए थे, अब जैसे ही फोर्स बाहर की जानिब लगेगी तो ये कंडक्टर एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। और ये दूर किस सूरत में होंगे? जब ये दोनों एक दूसरे पे दफ़ा की फ़ोर्स लगाएंगे, रिपल्शन की फ़ोर्स लगाएंगे। तो इससे ये बात साबित हो गई कि अगर दो कंडक्टर्स में करंट मुखालिफ सिमत में बह रहा हो तो वो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है। अगर इसी के मुताबिक आपसे पूछ लिया जाए कि दो कंडक्टर्स हैं और दोनों में करंट की सिमत एक जैसी है तो अब वो क्या करेंगे? क्या वो कशिश करेंगे, दफ़ा करेंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, या कोई ऑप्शन नहीं? कोई ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन भी गया, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड तो है। मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली फोर्स भी लगेगी। अब ये फोर्स कैसी होगी, इसके लिए दोबारा से हम मैग्नेटिक फील्ड्स को देख लेते हैं। देखें, अब चूंकि ये करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की जानिब है तो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है तो दोबारा से दो रीजन जनरेट होंगे। एक वो रीजन होगा जो इन दो कंडक्टर के दरमियान में आ रहा है और दूसरा वो रीजन होगा जो इन दो कंडक्टर के दाएं और बाईं साइड पे आ रहा है। तो दोबारा से देखें कि जो दरमियानी साइड है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से डायरेक्शन दोनों की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ हो रही है। सेंटर की बात कर रहा हूँ। तो सेंटर में जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गए हैं तो दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो इसका मतलब है कि सेंटर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी और दाईं और बाईं साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। हमेशा की तरह फोर्स ज़्यादा से कम वाली साइड पे आएगी। तो इसका मतलब है कि पहले ये अगर इस तरह से पड़े हुए थे, फोर्स लग रही है अंदर की जानिब, तो अंदर की जानिब फोर्स लगने की वजह से दोनों कंडक्टर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और करीब उसी सूरत में आएंगे जब दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे पे कशिश की फोर्स लगाएंगे। तो इससे ये बात तय हो गई, ये बात साबित हो गई कि अगर दो कंडक्टर्स हैं और दोनों कंडक्टर्स में बहने वाले करंट की सिमत एक जैसी है तो वो दो कंडक्टर एक दूसरे को कशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट्स जो बहुत अहम थे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। तो चलें आज मज़ीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपने असल मौजू की तरफ आते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड में करंट बरदार कॉइल पर टॉर्क। टॉर्क क्या होता है ये आप अपनी 9वीं क्लास यानी कि 9th क्लास में बड़े अच्छे तरीके से समझ आए हैं। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को टॉर्क के मुतालिक ज़रा अपने जहन में बिठाएं और देखें कि टॉर्क कब पैदा होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम बुक के मुताबिक नहीं है क्योंकि बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम आप स्क्रीन पे भी लगी देख सकते हैं ताकि अगर आपने बुक वाली चीज़ें समझनी हैं वो भी समझ लें। और मैंने आसान करके जो आसान फॉर्म है उस डायग्राम की वो मैंने आपके सामने बना दी है। में है क्या, पुराना कॉन्सेप्ट ही है कि जिसमें हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर को, एक सीधे कंडक्टर को जो करंट बरदार था उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर रखा था, तो उस पे एक फोर्स अमल पैरा हुई थी। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी एक मुस्तकिल मैग्नेट लिया है। उस मुस्तकिल मैग्नेट में अब की बार बजाय एक सीधा कंडक्टर रखने के एक कंडक्टर की कॉइल रखी है। इस कॉइल को आर्मेचर भी कहते हैं और ये कंडक्टर की कॉइल भी
करंट बरदार है, अगर ये कंडक्टर की कोयल करंट बरदार है तो इसका मतलब ये है कि इस पे भी कोई ना कोई फोर्स लगेगी और फोर्स की वजह दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड ही ली जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें सारा प्रोसीजर किस तरह से हो रहा है। तो चलें हम जानते हैं कि अगर मैंने इस कोयल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो कन्वेंशनल करंट की वजह से जो बैटरी में करंट प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि चार्जेस इस जगह से मूव करते हुए जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो आर एस साइड पे करंट की डायरेक्शन ये होगी और इस तरह से पी क्यू साइड पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। यहाँ पे मैं लिख भी दिए देता हूँ कि यहाँ पे जो रेड साइन में लिख रहा हूँ, रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, पिंक मार्कर से, ये आई की डायरेक्शन है जी जो अपवर्ड जा रही है इस जगह पे, और यहाँ पे आई की डायरेक्शन जो है ये डाउनवर्ड आ रही है। अब यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन भी पता चला ली। अब यहाँ पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर होती हैं। तो नॉर्थ से निकलते हुए साउथ में जब दाखिल होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने चंद आपके सामने बना दी हैं। पूरे मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरह से दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर करंट बरदार कोयल है तो इसका मतलब है कि करंट बरदार कोयल अपने इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और परमानेंट मैग्नेट की वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ज़ेरे असर आएंगी तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। हमने देखना है कि ये फोर्स किस साइड पे किस डायरेक्शन में लग रही है। तो फर्ज करें कि पहले मैं आर एस साइड लेता हूँ, ये आर एस साइड के जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर की जानिब है। इसमें लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल क्या कहता है कि आपने अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां यानी कि अब अंगूठा, पहली उंगली और दरमियानी उंगली इस तरह से फैलानी है कि तीनों एक दूसरे के मुदन हो। और ये पहली उंगली है, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये नहीं जी मैंने पहली उंगली की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर ली। ये करंट की सिमत में होनी चाहिए मेरी दूसरी उंगली, तो दूसरी उंगली की सिमत हम लोग कर लेते हैं करंट की सिमत में, लेकिन बगैर तब्दील किए किसको? इस मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली को। तो चलें मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड कर दी और मेरा अंगूठा जी किस जानिब है? मेरा अंगूठा है जी इस जानिब। इसका मतलब है कि मेरा अंगूठा डाउनवर्ड जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लगने वाली फोर्स जो कि आर एस साइड पे लगेगी ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। याद रखिएगा कि जो चीज़ें इस डायरेक्शन में आ रही हों, अगर मैं इसको एक पेपर के ऊपर ड्रा करूँगा तो पेपर के ऊपर ड्रा करने से मेरी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि जिसका मतलब है कि करंट ऊपर की जानिब जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे इधर इस जानिब जा रही है। तो अगर मैं अंगूठा मजीद अपना हाथ घुमाऊंगा तो इससे जाहिर हो जाएगा जो अंगूठा है वो नीचे की जानिब दिखाई देगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। तो चलें हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे लगने वाली जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। अब लेते हैं पी क्यू साइड में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल उसी समत में है। और ये हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से लगेगी। दोबारा से अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाएंगे। हमारे पास ये जो पहली उंगली ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दूसरी उंगली आनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में, ये ले जी आ गई। तो अंगूठा ये निकल रहा है बाहर की जानिब यानी कि आउटवर्ड है, और आउटवर्ड को हमेशा कहा जाता है कि ये अपवर्ड फोर्स लग रही है। अगर इसे मैं पेपर पर रख के देखूंगा तो पेपर में रखने से मुझे जो चीज़ मिलेगी वो ये दिखाई देगी कि लगने वाली फोर्स पेपर से बाहर की जानिब आ रही है या पेपर से अपवर्ड दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे लगने वाली फोर्स पी क्यू साइड पे ये अपवर्ड होगी। इसको मैं साइड पे भी लिख देता हूँ कि जो आर एस साइड है यहाँ पे लगने वाली फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी, और पी क्यू साइड पे लगने वाली फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स पे लगने वाली फोर्स एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों की जो मिकदार है फोर्स की वो बराबर होगी। अब ज़रा रिवाइज करें, ऐसी चीज़ आपने कहाँ पढ़ी है? 9वीं क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी है कि दो एक जैसी लेकिन मुखालिफ फोर्सेस किसी कॉइल पे या किसी ऐसी जगह पे लग रही हैं कि उनका पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो उस पे एक कपल पैदा होगा
और कपल की वजह से कोई चीज़ घूमना शुरू कर देती है और उस घूमने को हम नाम देते हैं टॉर्क का। और जी हाँ, ये वही टॉर्क है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं करंट बरदार कंडक्टर कोयल रख दूं तो उस पे एक टॉर्क पैदा होगा। और टॉर्क आप देख चुके हैं कि किस वजह से पैदा होगा कि आर एस साइड पे फोर्स डाउनवर्ड यानी नीचे की जानिब एक्ट कर रही है, पी क्यू साइड पे फोर्स ऊपर की जानिब एक्ट कर रही है। और जब ऊपर की जानिब एक्ट करेगी तो इसका मतलब है कि दो मुखालिफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हो गए, दोनों पे फोर्सेस की मिकदार एक जैसी लेकिन मुखालिफ है, तो उसकी वजह से एक कपल पैदा होगा और कपल की वजह से ये कॉइल घूमना शुरू कर देगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इस घुमाव को हम नाम दे देंगे टॉर्क का। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये टॉर्क यानी कि ये जो कंडक्टर कोयल रखी है मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैं इसका घुमाव तेज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कॉइल तेज़ी से घूमना शुरू कर दे, तो उसके लिए मुझे क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि फोर्सेस किस तरह से बढ़ाई जा सकती हैं, इसी तरह से हम इस जगह पे देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे टॉर्क बढ़ाएंगे। तो टॉर्क के अवामिल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि किस किस अवामिल पे, किस किस फैक्टर पे वो चीज़ डिपेंड करती है, टॉर्क किस चीज़ पे मुनहसिर है। तो याद रखिएगा कि टॉर्क डिपेंडेंट है इस कॉइल के रखे गए चक्रों की तादाद के। अगर कॉइल में अगर एक चक्कर है तो डेफिनेटली घूमने की जो स्पीड है वो कम होगी, यानी कि टॉर्क कम पैदा होगा। अगर मैं इन चक्रों की तादाद बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, चक्रों की तादाद ज़्यादा करने से फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी, फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी तो कपल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कपल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस कॉइल के चक्रों की तादाद बढ़ा दूं तो उससे ये टॉर्क बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूं, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने से क्या होगा जी, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने से ये होगा परमानेंट मैग्नेट की कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बढ़ेगी वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ज़्यादा फोर्स के लगाने से टार्क कपल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और कपल के ज़्यादा प्रोड्यूस होने से टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इस एरिया को जो कि मैंने इस प्लेन के अंदर रखा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये इतना एरिया रखता, बाकी का बाहर रहने देता, तो डेफिनेटली फोर्स कम लगती, फोर्स कम लगती तो कपल कम प्रोड्यूस होता, कपल कम प्रोड्यूस होता तो टॉर्क कम पैदा होता। तो जिसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है इस कॉइल के एरिया के वो कितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कॉइल में बहने वाले करंट के। करंट ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी फोर्स ज़्यादा लगेगी, फोर्स ज़्यादा लगेगी तो कपल ज़्यादा होगा, और कपल ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टॉर्क यहाँ पे बहने वाला 4 अवामिल पे डिपेंड करता है। ये 4 पॉइंट्स आपके सामने लिख देता हूँ कि पहले तो मैंने बताया कि जो टॉर्क है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। एन यहाँ पे बताएगा चक्रों की तादाद को, जितने चक्कर बढ़ते चले जाएंगे उतना ही टॉर्क भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि अगर मैं इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जिसे बी कहते हैं उसको बढ़ाता चला जाऊं तो भी टॉर्क बढ़ता चला जाएगा। मज़ीद ये कि अगर मैं इस कॉइल का एरिया बढ़ा दूं तो भी टॉर्क बढ़ेगा। और चौथी और आखिरी चीज़ जो मैंने बताई कि अगर मैं इस कॉइल के अंदर बहने वाला करंट इसकी मिकदार बढ़ा दूं तो भी टॉर्क बढ़ता चला जाएगा। इन सब चीज़ों को अगर मैं इकट्ठा करके लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि चक्रों की तादाद के, कॉइल में बहने वाले करंट के, एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। इस सब को मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रह जाएं। इसको याद रखने का आसान तरीन तरीका ये है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नायाब के, NIAB नायाब। तो अगर आप ये नायाब के ज़रिए से इसको याद रखेंगे तो आपके लिए याद रखना ज़रा सा आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने टॉर्क के हवाले से बताई हैं ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में की गई जितनी भी डिस्कशंस थी टॉर्क के हवाले से वो सारी की सारी समझ में आ गई हैं। इन चीज़ों को समझ में रखना है, जहन में रखना है ताकि
आने वाले लेक्चर में जो हमने आर्टिकल पढ़ना है डीसी मोटर का, वो इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है, इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो अगर ये टॉर्क वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डीसी मोटर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये लेक्चर अच्छे से अपने जहन में जहन नशीन कीजिएगा अगला लेक्चर सुनने से पहले। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।